अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ ऑर्थोटिक्स डिस्कस किया था, वो उसका पार्ट 1 था। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो देखें। ठीक है, और उसके बाद फिर आप आके पार्ट 2 देखें इसका, जो है हिस्ट्री ऑफ ऑर्थोटिक्स का। ठीक है, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तो ही आपको पार्ट 2 की समझ आएगी। ठीक है, उसमें हमने डिस्कस करे थे कि जो पेयर साइंटिस्ट था उसने फैंटम लिम्ब सेंसेशंस डिस्क्राइब की थी फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि पहले होता था इस तरह के, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का खाली, फॉर एग्जांपल उसको डायबिटिक फुट है तो उसका सिर्फ फुट एम्पुटेट होना है। लेकिन पुराने वक्तों में क्या किया जाता था कि नी से नीचे नीचे सारा कट कर दिया जाता था, या हिप से नीचे नीचे सारा का सारा कट कर दिया जाता था। ठीक है, मोस्टली नी से नीचे नीचे सारा कट कर दिया जाता था। ठीक है, चाहे नी का मसला है या नहीं है, नी से नीचे नीचे सारा कट कर दिया जाता था। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट हुई तो एम्पुटेशन लेवल में भी इम्प्रूवमेंट हुई कि जो हिस्सा डैमेज होता था सिर्फ वही कट किया जाने लगा। ठीक है, जिसकी वजह से सर्वाइवल रेट इम्प्रूव हुआ। सर्वाइवल रेट इस तरह इम्प्रूव हुआ कि हमने रेजिडुअल जो लिम्ब था उसको प्रॉपर शेप देना शुरू की। प्रॉपर शेप देकर हमने उसको सॉकेट के अंदर डालना शुरू किया, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन वगैरह के चांसेस कम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बात यही बताई है कि रिलेशनशिप बिटवीन रेजिडुअल लिम्ब एंड प्रोस्थेटिक सॉकेट इज़ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन द पर्सनस इवेंचुअल एबिलिटी टू फंक्शनली यूज़ अ प्रोस्थेटिक डिवाइस। वो कह रहा है कि पेशेंट का जो रेजिडुअल लिम्ब है और जो प्रोस्थेटिक सॉकेट है, मतलब रेजिडुअल लिम्ब को सॉकेट के अंदर डाला जाता है। ठीक है, उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि पेशेंट आसानी से अपने प्रोस्थेटिक डिवाइस को यूज़ कर सके। इनका रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है? इनका रिलेशनशिप इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि इन्फेक्शन ना हो, इन्फ्लेमेशन ना हो और अल्सरेशन ना हो। ठीक है, इन्फ्लेमेशन, अल्सरेशन और इन्फेक्शन क्यों होगी? मैंने आपको अभी बताया कि अगर लिम्ब को प्रॉपर्ली कट नहीं किया गया, उसको रीशेप नहीं किया गया। ठीक है, और वैसे ही रीशेप किए बगैर उस रेजिडुअल लिम्ब को उठा के सॉकेट के अंदर डाल दिया गया है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगी, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होगी और अल्सरेशन बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और पेशेंट उसको सही तरीके से डिवाइस को यूज़ नहीं कर पाएगा, ना उसके साथ अपने डेली लाइफ के काम कर सकेगा, क्योंकि उसको इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशन ही इतनी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ब्लीडिंग कंट्रोल मेथड्स जो है वो डिस्कवर हुए। ठीक है, कैथराइजेशन मटेरियल एक केमिकल है। ठीक है, कॉटराइजेशन वो यूज़ होता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, वो डेवलप हुआ। ठीक है, और एनेस्थीसिया इंड्यूस हुई। पहले ऐसे ही मैंने आपको बताया लिम्ब को कट कर दिया जाता था, क्रश कर दिया जाता था। ठीक है, कोई एनेस्थीसिया वगैरह यूज़ नहीं किया जाता था, फिर एनेस्थीसिया डेवलप हुआ। ठीक है, और दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि सर्जन्स ने क्या किया, दूसरी सर्जिकल टेक्निक्स यूज़ करना शुरू की स्टैंडर्ड कटिंग के अलावा। मतलब जैसे मैंने आपको बताया पहले, खाली कट कर देना, क्रश कर देना, बर्न कर देना, इन टेक्निक्स के अलावा दूसरी सर्जिकल टेक्निक्स पर उन्होंने गौर करना शुरू किया। ठीक है, और दूसरा उन्होंने इस चीज़ पे भी गौर किया कि सिर्फ एक लेवल, नी के लेवल पर ही एम्पुटेशन ना हो। ठीक है, कि अगर पेशेंट को फुट का मसला है खाली तो फुट की जाए, ना कि उसकी पूरा नी कट कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट था जेम्स साइम्स, ठीक है, ऑफ एडिनबर्ग। उसने क्या किया, उसने पहली एंकल जॉइंट पे सक्सेसफुल एम्पुटेशन की। ठीक है, एंकल जॉइंट की खाली उसने एम्पुटेशन की, इसलिए हम इसको साइम्स एम्पुटेशन भी बोलते हैं, सीमीज एम्पुटेशन भी कुछ लोग बोलते हैं, सुना होगा आपने नेम। ठीक है, वो इसी साइंटिस्ट के नेम पे कि इसने पहली दफ़ा जो है वो एंकल जॉइंट की एम्पुटेशन परफॉर्म की। ठीक है, उसने जो है थाई की एम्पुटेशंस भी परफॉर्म की। ठीक है, थ्रू कोर्टिकल बोन ऑफ कोंडाइल्स और द ट्रोकेंटर्स। ठीक है, मतलब ट्रोकेंटर्स और कोंडाइल्स की जो कोर्टिकल बोन है उसके थ्रू उसने थाई की एम्पुटेशंस भी परफॉर्म की, जेम्स साइम ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट है डैट इज़ जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने 1867 के अंदर एंटीसेप्टिक सर्जरी की टेक्निक्स इंट्रोड्यूस कराई, जिसकी वजह से क्या हुआ, मोर्टेलिटी मींस डेथ रेट सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद बहुत कम हो गई। ठीक है, जब हम एंटीसेप्टिक प्रिंसिपल्स यूज़ करेंगे, एंटीसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। ठीक है, सर्जरी के दौरान भी और सर्जरी के बाद भी, जिसकी वजह से पेशेंट की जो सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज़ हुआ। हमने पीछे पढ़ा था कि इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती थी। ठीक है, तो जब एंटीसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ होने लगी तो सर्वाइवल रेट बढ़ गया, डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो गई क्योंकि इन्फेक्शन कम हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि जो लिस्टर साइंटिस्ट था ना, उसने कैटगट एक केमिकल था उसको यूज़ किया एज अ लाइगेचर 1880 के अंदर। अच्छा,
लाइगेचर क्या होता है और स्टिचेस क्या होते हैं। लाइगेचर हमारे पास कोई ऐसा केमिकल हम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे लिस्टर ने कैटगट यूज़ किया, उससे पहले सिल्क या हेम्प का यूज़ किया जा रहा था, जो जिससे हम क्या करते थे, हम जो ज़ख़म है उसको टाइट करके बांध देते थे, ठीक है। लेकिन जो स्टिचेस होते हैं ना, उसमें हम थ्रेड यूज़ करते हैं वहाँ पे वाउंड को या जो ज़ख़म है उसको बांधने के लिए, ठीक है, धागे यूज़ करते हैं, हमें पता ही है, ठीक है। तो लिस्टर ने क्या किया कि उसने एज अ एक्सपेरिमेंट कैटगट मटेरियल यूज़ किया एज अ लाइगेचर, ठीक है, क्योंकि इससे पहले सिल्क और हेम्प यूज़ हो रहा था, लेकिन सिल्क और हेम्प के डिसएडवांटेजेस ये देखे जा रहे थे कि वो टिश्यूज़ के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते थे मटेरियल, ठीक है, और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और हेमरेज कॉज करते थे। तो उसने फिर कैटगट यूज़ किया और कैटगट का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया, वो एब्जॉर्ब भी हो रहा था और उसके इन्फ्लेमेशन और हेमरेज होने के चांसेस भी कम देखे गए। अब हम देखेंगे 20वीं सेंचुरी के अंदर क्या वर्क हुआ। 20वीं सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हुआ। सबसे पहले तो बल्बस एंड्स डेवलप हुए, ठीक है। बल्बस एंड्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे पास लिम्ब बच जाता है, फॉर एग्जांपल मैं फिर ये हैंड ड्रॉ करती हूँ, ये हैंड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आर्म है, ये रेजिड्यू लिम्ब है, ठीक है, ये हैंड कट हो गया नीचे से, ठीक है। अब ये जो हैंड कट हो गया, बाकी जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये इतना सा, ठीक है, इसको ना प्रॉपर शेप दी जाती है और ये गोल सा होता है जिसे हम बल्बस बोलते हैं, ठीक है। उसका डायमीटर और सर्कमफ्रेंस बाकी जो पार्ट होता है, बाकी जो रेजिड्यू लिम्ब का पार्ट होता है उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। बल्बस एंड्स प्रॉपर डेवलप किए गए, हमने पहले भी पढ़ा, बल्बस एंड्स होंगे, प्रॉपर शेपिंग की गई होगी रेजिड्यू लिम्ब की, तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, ठीक है। अच्छा, फिर उन बल्बस एंड्स को प्रॉपर्ली अर्थोसिस के अंदर फिट किया जाता था, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन कम होती थी, मीन्स इन्फेक्शन वगैरह कम होते थे, ठीक है। उसके बाद पेरियोस्टियम क्या होता है। पेरियोस्टियम वो होता है जिसके थ्रू जो है वो मसल लिंक होता है बोन के थ्रू, मीन्स मसल इज़ लिंक टू बोन थ्रू पेरियोस्टियम, ठीक है। तो क्या किया जाता था, बोन को कट किया जाता था और मसल को अटैच किया जाता था मसल के साथ, ठीक है, और मसल को पेरियोस्टियम के साथ भी अटैच किया जाता था, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी। उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुई। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे क्या हुआ, 1 लाख एम्पुटेशंस हुई, ठीक है, 4200 यूएस एम्पुटेशंस थी और 1 लाख एम्पुटेशंस हुई आर्मीज़ के अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि स्किन फ्लैप इम्प्रूव हुए, मीन्स के जो लेवल ऑफ एम्पुटेशन है वो इम्प्रूव हुआ। लेवल ऑफ एम्पुटेशन इम्प्रूव होने से क्या मुराद है, मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल पहले नी का मसला होता था, सॉरी नी का मसला नहीं होता था, ओनली फुट का होता था, तो पूरा नी के लेवल से ही कट कर दिया जाता था। ये नहीं कि जिसका मसला एंकल का मसला है तो एंकल वाला रीजन ही कट किया जाए, एम्पुटेट किया जाए, नहीं, पूरा नी के लेवल से कट किया जाता था। लेकिन यहाँ पे लेवल ऑफ एम्पुटेशन इम्प्रूव हुआ कि जिस लेवल की इंजरी है, ट्रॉमा, वही पार्ट रिमूव किया जाए, ठीक है, और स्किन फ्लैप यूज़ होने लग गए, ठीक है। स्किन फ्लैप क्या होते हैं कि जब मसल डैमेज होती है तो हम स्किन फ्लैप किसी भी दूसरे एरिया से स्किन का फ्लैप लेते हैं, ठीक है, और उसको वहाँ से जहाँ से मसल डैमेज है वहाँ पे लगा के उसको स्किन फ्लैप को वहाँ पे लगा के कवर कर देते हैं, ठीक है। और जो बेस्ट बैंडेज है वाउंड को कवर करने के लिए वो स्किन फ्लैप है, ठीक है। समझ लगा आपको स्किन फ्लैप क्या होता है। स्किन फ्लैप ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मसल मेरा डैमेज हो गया है, ठीक है, मैंने स्किन की बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से स्किन का कोई भी छोटा सा टुकड़ा लिया, उसको लाकर इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है, और इसको कवर कर दिया। इसीलिए कह रहे हैं कि वाउंड को कवर करने के लिए बेस्ट बैंडेज है स्किन फ्लैप, ठीक है। सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है स्किन फ्लैप से, ठीक है, और उसके अंदर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन भी नहीं होते। उसके बाद क्या वो बता रहा है, उसके बाद वो बता रहा है कि एम्पुटेशंस जो हैं वो थाई और लेग के लेवल पे भी की जाने लगी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर सर्जिकल टेक्निक्स के अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट आई और मज़ीद देखा जाने लगा कि मज़ीद अच्छे तरीके से रेजिड्यू लिम्ब की शेप को डिज़ाइन किया जाए, उसको रीशेप ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जाए, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि 1942 के अंदर मायोप्लास्टी इंट्रोड्यूस हुई। मायोप्लास्टी क्या है, मसल्स अगर डैमेज हो गए हैं तो लिम्ब को एम्पुटेट कर दिया गया है, ठीक है, तो मसल को दोबारा मसल के साथ जब हम स्टिच करते हैं तो उससे क्या होता है, एम्पुटेटेड लिम्ब की शेप ठीक होती है और इसे हम कहते हैं मायोप्लास्टी, ठीक है।
दो टर्म्स है मायोप्लास्टी और मायोडेसिस। मायोप्लास्टी होता है मसल को मसल के साथ अटैच करना और मायोडेसिस होता है मसल को बोन के साथ अटैच करना, ठीक है। मायोडेसिस को इंट्रोड्यूस किया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था वाइस, उसने 1960 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। उसके बाद 1958 में एक साइंटिस्ट था माइकल बेरीलोनमेंट, ओके, बेडलीमोंट, ठीक है। माइकल बेडलीमोंट फ्रांस का एक साइंटिस्ट था, उसने पोस्ट सर्जिकल फिटिंग ऑफ प्रोस्थेसिस को इंट्रोड्यूस किया। मींस जैसे ही सर्जरी हुई उसके फ़ौरन बाद इमीडिएटली प्रोस्थेसिस पहना दिया जाता था पेशेंट को, ठीक है। इसका ये फ़ायदा देखा गया कि एक तो एडिमा नहीं होता था और दूसरा हीलिंग भी ज़्यादा अच्छी हो जाती थी पेशेंट की, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि 1960 से 1970 के अंदर दोबारा से ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन की गई, ठीक है। मीन फीमर के लेवल पे एम्पुटेशन की गई उन लिम्स के लिए जो सीवियरली इस्कीमिक थे, ठीक है। इस्कीमिक लिम्ब वो होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होती, पता है। फिर जब हमें पता है जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो वो एरिया इस्कीमिक होगा, इस्कीमिक होने की वजह से वहाँ पे स्किन सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। टिश्यूज़ की डेथ होगी तो वहाँ पे गैंग्रीन जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो उनके लिए ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन दोबारा से इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है लॉन्ग पोस्टीरियर फ्लैप्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए, ठीक है। डैमेज एरिया के ऊपर, ठीक है, जो भी डैमेज एरिया था उसको मसल फ्लैप से, स्किन फ्लैप से कवर कर दिया जाता था, दोबारा से उसको वहाँ पे स्टिच कर दिया जाता था, ठीक है। इन स्किन फ्लैप और मसल फ्लैप से क्या हुआ, एक तो ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है ब्लड सप्लाई अच्छी होगी तो वहाँ पे हीलिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी उस एरिया की जहाँ पे एम्पुटेशन हुई है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ प्रोस्थेसिस थ्रू एजिस, ठीक है। डिफरेंट एजिस के अंदर प्रोस्थेसिस की डेवलपमेंट अब कैसे हुई। अर्ली सबसे पहले क्या था, जो प्रोस्थेसिस थे वो सिर्फ लोकल आर्टिजन्स ही बना सकते थे, ठीक है। और मोस्टली लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए जो प्रोस्थेसिस डिज़ाइन किया जाता था वो सिंपल सा होता था, उसके अंदर एक पैग होता था, ठीक है। पैग में जिसके अंदर वो हम रखेंगे उस लिम्ब को, ठीक है। और साथ कुछ स्ट्रैप्स होती थी उसको टाई करने के लिए लिम्ब के साथ, ठीक है। उसके बाद अपर एक्सट्रीमिटी लिम्स के अंदर क्या होता था, अपर एक्सट्रीमिटी लिम्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता था कि कोई वो हाथ में कोई चीज़, फॉर एग्जांपल हैंड का है तो वो कोई वेपन या कोई शील्ड या कुछ भी वो हाथ में जो है वो पकड़ सके, ठीक है। उसके बाद जो प्रोस्थेसिस है वो वुड और मेटल के आना शुरू हो गए। प्रोस्थेसिस जो थे उनको लिम्ब से अटैच किया जाता था सस्पेंशन डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट था पेयर, उसने 1561 के अंदर डिज़ाइन किया एक आर्टिफिशियल लिम्ब जो बना हुआ था आयरन का, ठीक है। उसको उसने सबसे पहले डिज़ाइन किया और वो क्या था, वो आर्टिकुलेटिंग जॉइंट था। सबसे पहली दफ़ा उसने प्रोस्थेसिस के लिए एक आर्टिकुलेटिंग जॉइंट जो है वो डिज़ाइन किया था, ठीक है, जो कि आयरन का बना हुआ था। उसके बाद 1961 में एक साइंटिस्ट था पीटर, वो एक डच सर्जन था, उसने पहली दफ़ा ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस को बनाया जिसके अंदर लॉकिंग और अनलॉकिंग हो सकती थी नी जॉइंट की, ठीक है। मीन्स उसने लॉकिंग और अनलॉकिंग इंट्रोड्यूस की इन ट्रांसटिबियल एम्पुटेशन, ठीक है। अगर नी लॉक होगा तो वो बेंड कर जाएगा, ठीक है, और अगर वो स्ट्रेट होगा तो नी अनलॉकिंग में होगा। प्रोस्थेसिस की बात हो रही है, प्रोस्थेसिस बेंड होगा तो नी लॉक हो जाएगा, प्रोस्थेसिस स्ट्रेट होगा तो नी अनलॉक होगा, ठीक है। उसके बाद 1843 के अंदर एक साइंटिस्ट था जेम्स पोर्ट्स ऑफ लंदन, ठीक है, उसने ट्रांसफीमोरल प्रोस्थेसिस इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। उन ट्रांसफीमोरल प्रोस्थेसिस के अंदर क्या था, वुडन शैंक था उनका, ठीक है, सॉकेट भी वुड का था, स्टील का नी जॉइंट था, ठीक है, और आर्टिकुलेटेड फुट था और लेदर की स्ट्रिप्स थी जो कनेक्ट करती थी नी को एंकल के साथ, ठीक है। जब भी जो पेशेंट था वो नी को फ्लेक्स करता था तो उसका टो लिफ्ट हो जाता था, मींस के ये प्रोस्थेसिस जो है वो डोर्सीफ्लेक्शन अलाउ करता था, ठीक है। और इस डिवाइस को एंग्लेसी लेग बोलते हैं। एंग्लेसी लेग इसलिए बोलते हैं क्योंकि बैटल ऑफ वाटरलू की जो जंग थी उसमें जो एंग्लेसी था, मार्गस ऑफ एंग्लेसी, ठीक है, उसकी लेग लॉस हो गई थी तो वो ये प्रोस्थेसिस यूज़ करता था, इसलिए इसको एंग्लेसी लेग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर की बात करें तो जो अमेरिकन सिविल वॉर थी 1861 से 1865 तक जो हुई, ठीक है, उसके अंदर 30,000 एम्पुटेशंस हुई,
ठीक है। जब एम्पुटेशंस हुई तो ज़ाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल लिम्स के अंदर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, उन्होंने प्रोस्थेसिस ज़्यादा यूज़ किए, ठीक है, और एम्पुटेशन सर्जरी भी इंक्रीज़ हुई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि 21st सेंचुरी के अंदर रोबोटिक डिवाइसेस इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। ये रोबोटिक डिवाइसेस फ्लेक्शन भी कर सकते थे, एक्सटेंशन भी कर सकते थे अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पेशेंट, ठीक है। उसके बाद प्रोस्थेटिक्स और जो ऑर्थोटिक्स थे वो मेटल के भी होते थे, वुड के भी होते थे, प्लास्टिक के भी होते थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी होते थे, ठीक है। और जो प्रोस्थेटिक्स हैं उनकी अपीयरेंस सिमिलर होती थी बिल्कुल लिम्ब की तरह, ठीक है, बिल्कुल लिम्ब की तरह के प्रोस्थेसिस डिज़ाइन किए गए। ये था हमारे पास हिस्ट्री ऑफ प्रोस्थेसिस, ठीक है। बाकी मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेटली अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है।